हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। मैं दिलीप पुरी आप सभी का परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पॉलिटी में जो हमारी गाड़ी है वो पहुंच चुकी है अब सिटीजनशिप पे। सो वी आर डिस्कसिंग सिटीजनशिप। हम हमारे देश की नागरिकता के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने काफ़ी कुछ पॉलिटी में कवर कर लिया है। तो हमने यूनियन, इट्स टेरिटरी, कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, देन डिवीजन ऑफ आर स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इन सब के बारे में हमने काफ़ी सारा डिस्कशन कर लिया है। ये टॉपिक हम क्लियरली कवर कर चुके हैं। नाउ अब किस पे मूव कर रहे हैं हम सिटीजनशिप। इस देश में कौन कौन नागरिक होगा। तो भारत देश का संविधान हमने निर्माण कर लिया, भारत देश की टेरिटोरियल एरियाज का निर्माण हमने कर लिया, स्टेट का हमने कर लिया, गवर्नमेंट का निर्माण कर लिया। अब हम लोगों को यहाँ पे नागरिकता दे रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसका भी एक पार्ट हम कवर कर चुके हैं सिटीजनशिप का, जिसमें हमने जाना कि 26 जनवरी 1950 जो हमारी डेट थी कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। तो 1950 वाले साल वाले दिन, यानी कि जिस दिन कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन इस भारत देश का कौन कौन नागरिक था, ये हम पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं। ऑन 26 जनवरी 1950 हु ऑल वर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट फोरफादर्स ने क्या किया गया कि इसको स्टैटिक न रख के इसको डायनामिक बनाया कि आप अपने सिटीजनशिप में, अपने भारत देश की नागरिकता में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि हम एक बहुत बड़ा देश है विद सो मेनी कल्चरल, एथनिक डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस। तो हमें पता था कि हमारा जब नक्शा परमानेंट नहीं है, नक्शे में भी चेंज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमारी सिटीजनशिप, हमारी नागरिकता में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे या काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। तो 1950 तक का काम तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली करके चली गई। अब उन्होंने बोला जैसे जैसे आगे वाली आने वाली सरकारों को, पार्लियामेंट को, जो भी गवर्निंग रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके पास पावर है, उनको लगता है कि किसी सिटीजनशिप के पहलू में बदलाव करने चाहिए, अमेंडमेंट करना चाहिए, तो दे कैन वेरी इजीली डू इट। ठीक है, तो एक स्टैटिक नहीं है कि 1 तारीख को या 26 तारीख को बता दिया कि ये सिटीजन है तो ये ही सिटीजन रहेगा और किसी तरीके से सिटीजन नहीं बन सकता। तो ये विद रेगुलर डेवलपमेंट, विद रेगुलर इवोल्यूशन ऑफ दिस कंट्री, जैसे जैसे कंट्री ग्रो करी है आफ्टर इंडिपेंडेंस या बड़ी है, तो इसमें जो जो नए बदलाव हैं सिटीजनशिप में वो बहुत आसानी से पार्लियामेंट कर चुका है। और इसके लिए उनके पास पावर कहाँ से आती है, उनको पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 पूरा, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग सिटीजनशिप। ठीक है, तो आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 विच इज इन दी पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये नागरिकता के बारे में बताता है हमारे को, जिस तरीके से आर्टिकल 1 to 4 हमारे देश के नक्शे के बारे में या हमारे देश की पॉलिटी के बारे में बता रहा था। क्लियर है। सो 1950 तक कौन कौन सिटीजन था ये हम पुरानी क्लास में कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि 1950 से लेके आज तक 2019 वॉज दी लेटेस्ट अमेंडमेंट, क्या क्या बदलाव इसके अंदर आए और किस किस तरीके से क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो जो सबसे पहला चेंज आया वो आया सिटीजनशिप एक्ट 1955। 1950 तक कॉन्स्टिट्यूएंट फोरफादर्स बता के चले गए, उन्होंने बता दिया कौन कौन सिटीजन होगा, ये सब हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। अब 1955 में एक नया एक्ट लाया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत बताया गया कि किसी भी आदमी को अगर भारत की सिटीजनशिप चाहिए तो किस तरीके से मिल सकती है, या किसी के पास अगर भारत की सिटीजनशिप है तो उससे किस तरीके से छीनी जा सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे अपन दो पहलू पढ़ेंगे, एक एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, अगर किसी को भी भारत देश का नागरिक बनना है या भारत देश का नागरिक है तो उसको क्या क्या पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे, और सिमिलरली अगर कोई एग्जिस्टिंग सिटीजन ऑफ इंडिया है तो उससे किस तरीके से भारतीय सरकार या भारतीय सिस्टम नागरिकता छीन सकता है, क्या कारण हो सकते हैं कि हम किसी की सिटीजनशिप ले सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था सिटीजनशिप तो रिन्यूअल नहीं है, जैसे लाइसेंस को हमारे को बार बार रिन्यू कराना पड़ता है, लेकिन सिटीजनशिप एक ऐसी चीज है जिसको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर अ सिटीजन फॉर वंस, यू आर अ सिटीजन फॉर एवर। ठीक है, आप एक बार भारतीय बन गए तो आप हमेशा भारतीय नागरिक ही रहोगे। ठीक है, फिर ये लॉस किस चीज का है, फिर ये लॉस कैसे है, किस तरीके से कोई अपनी सिटीजनशिप खो सकता है। ठीक है, तो इसमें दो तीन पॉइंट है जिसकी वजह से सिटीजनशिप लॉस भी हो सकती है, लूज भी कर सकता है कि इंसान होने के बावजूद भी उससे छीनी जा सकती है। या जिस तरीके से आपको पता है हमारे भारत देश में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, तो अगर जैसे ही किसी और देश की, अदर कंट्री की किसी ने सिटीजनशिप ले ली, अदर कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो भारत देश की नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी, वो टर्मिनेट हो जाएगी। क्लियर है बात।
सो दिस इज अबाउट द एक्विजिशन एंड लॉस। तो आज हम जो पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, एक्विजिशन और लॉस में क्या चेंज आए हैं इन दी सिटीजनशिप प्रोविजंस आफ्टर 1950, उसको पढ़ेंगे, फोकसिंग ऑन 1955, क्योंकि सबसे बड़ा जो अमेंडमेंट एक्ट है जो मोटे फेरबदल करे गए वो 1955 में ही करे गए। उसके बाद जो फर्दर अमेंडमेंट आए हैं वो बल्कि हल्के फुल्के बारीक नुआंस डिफरेंसेस है जिनको एड ऑन किया गया है या हटाया गया है, अदरवाइज इट इज मोर और लेस दी सेम। क्लियर है? तो सबसे पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं एक्विजिशन ऑफ पार्ट सिटीजनशिप। हम कैसे अक्वायर करेंगे सिटीजनशिप, कि किसी को अगर सिटीजनशिप चाहिए भारत देश की जिसके पास नहीं है, तो किस किस बेसिस पे सिटीजनशिप उसको मिल सकती है कि हाँ वो भारत देश का नागरिक कहला सकता है। तो इसके 5 तरीके हैं जिस जिस तरीके से आपको सिटीजनशिप अलॉट हो सकती है, किसी भी इंसान को सिटीजनशिप अलॉट हो सकती है, चाहे वो नया पैदा हुआ है, चाहे वो एग्जिस्टिंग कहीं और रह रहा था। तो उनके अलग अलग 5 तरीके हैं जिनको हम एक बार पढ़ेंगे। वील बी स्टडिंग इट विद बिट ऑफ डिटेल, बिल्कुल डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, टू गो थ्रू एवरी पॉइंट वो जरूरी नहीं है, बट मोटा मोटा जो क्रक्स है उसको अपन अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू आर वेरी इजीली एबल टू कनेक्ट विद द पॉइंट्स। आप जितना भी सिटीजनशिप का पार्ट है वो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। ठीक है? सो सबसे पहला आता है बर्थ। सबसे पहले ये 5 एक बार अपन वर्ड्स देख लेते हैं, बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन, नेचुरलाइजेशन एंड डिसेंट। तो ये 5 तरीके से आपको अपने देश की सिटीजनशिप या भारत की सिटीजनशिप मिल सकती है। सबसे पहला बर्थ के थ्रू, बर्थ यानी पैदा होते ही आप भारत का सिटीजन कहलाओ। ये अभी हम प्रोविजन इसको एक एक डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको ऊपरी ऊपरी चक्कर लगवा रहा हूँ और शेयर करा रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ। ठीक है? देन आपका रजिस्ट्रेशन, कि आप पंजीकरण कराएं कि आप भारत देश के नागरिक हैं, तो रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है। एक्विजिशन, अब एक्विजिशन से यहाँ पे क्या है, अगर जैसा आपको पता है जब हमने यूनियन एंड टेरिटरी पढ़ा था, तो हमने एक चीज बोली थी कि भारत देश के पास ये अधिकार है, द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज दिस पावर टू अक्वायर एनी लैंड एरिया। कोई भी ऐसा एरिया पड़ा है बाहर, एक ऐसा एरिया है जो कि ऑक्यूपाइड नहीं है या एग्जिस्टिंगली ऑक्यूपाइड है, तो उस पर जाके कॉन्कर कर ले। जैसे हमने सिक्किम को कॉन्कर करा या गोवा को हमने ऑक्यूपाई किया, तो हम किसी भी तरीके से नई टेरिटरी को हमारे यूनियन या हमारे देश की टेरिटरी में जोड़ सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, ये आर्टिकल 2 और 3 हमारे को पावर देते हैं, तो ये पावर हमारे पास है। इसका मतलब हमारा जो एग्जिस्टिंग भारत देश है, ये अगर आज की बात करूं, अगर मेरा जो एग्जिस्टिंग भारत देश है इसके अंदर मैं नई टेरिटरी भी जोड़ सकता हूं, नए एरिया को कॉन्कर करके भारत का पार्ट भी बना सकता हूं। तो जैसे ही मैं नए एरिया को अगर कॉन्कर करूंगा, तो सीधी सी बात है, अगर मैंने एरिया कॉन्कर करा है तो उस एरिया की जो आबादी है, उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो भी तो मेरे भारत के नागरिक हो जाएंगे, तो यही ये एक्विजिशन बताता है कि अगर हमने किसी एरिया को अक्वायर करा है, वी हैव सब्जुगेटेड, हमें गिफ्ट में मिला है, हमने खरीदा है, वॉट एवर मे बी द रीजन, ठीक है, डेट में हमने किसी को दिया, अब वो डेट नहीं चुका पा रहा, हमने कब्जा कर लिया, जो भी अग्रीमेंट है, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है बिटवीन दी पार्ट्स एंड दी कंट्री, इन दी एंड अगर वो मेरे भारत देश का हिस्सा बन रहा है, तो वहां के जो नागरिक हैं या वहां के जो लोग हैं वो भी मेरे भारत देश के नागरिक बन जाएंगे। दिस इज एक्विजिशन, ये मैंने आपको यहीं खत्म करा दिया, दिस मच इज एक्विजिशन ओनली, इतना ही है एक्विजिशन में, ये मैंने आपको यहीं बता दिया। बाकी में थोड़ी बहुत डिटेल है तो वो मैं भी आपको बताता हूँ। फिर आता है नेचुरलाइजेशन और आता है फिर डिसेंट। डिसेंट तो क्या होता है, लीनिएज, बाप दादाओं से चलता हुआ आ रहा है जो, उसकी वजह से मैं इस देश का नागरिक हूं। अब मेरे पिताजी, मेरे दादाजी इस भारत देश के नागरिक थे, तो मैं भी यहाँ का नागरिक हो सकता हूं। ठीक है? तो बाय डिसेंट भी मेरे को नागरिक बना दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये 5 तरीके हैं जिससे हम, कोई भी इंसान भारत देश की नागरिकता ले सकता है। अगर वो इन 5 में से कहीं पे भी फॉल कर रहा है तो ही कैन वेरी इजीली गेट द सिटीजनशिप ऑफ आवर कंट्री, इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक, भारत पुत्र उसको बोल लिया जाएगा। ठीक है? इसको याद करने का एक छोटा सा एब्रीविएशन है, ब्रांड से आप याद कर सकते हैं। अगर आपको दिमाग में रखना है तो ब्रांड, किस ब्रांड, आप भारतीय ब्रांड के कैसे बनोगे, भारतीय ब्रांड के आप इसके थ्रू ही बनोगे, या तो आप पैदा हुए हो, या आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो, या नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस हो, या एक्विजिशन का प्रोसेस हो, या फिर डिसेंट, आपके लीनियज के तौर पे, आप वंश के तौर पे आप इस भारत देश के नागरिक हो। तो देयर कैन बी सेवरल रीजंस। चलिए अब इनको एक एक करके उठाते हैं अपन। सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया, जन्म से। ठीक है? किसी बच्चे की जन्म ही यहाँ पे हुआ है तो उसमें क्या क्या केसेस हैं। अब इसमें भी क्या है, थोड़े बहुत केसेस हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा भारत देश इवॉल्व हुआ, जैसे जैसे हमारा भारत देश बड़ा हुआ, तो हमें कुछ स्लाइड चेंजेस रखने थे। उस वक्त तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, बट अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि सिर्फ पैदा होने की वजह से हम उसको भारत का नागरिक मान ले, ये गलत है। क्लियर है बात? तो सपोज करो 2 आदमी हैं, एक चाइना में रहता है
और दो लोग हैं, ठीक है, एक चाइना में रहता है और एक हमारे किसी और कंट्री में रहता है, सपोज पाकिस्तान में रहता है या अफगानिस्तान में रहता है या फॉर दैट मैटर इटली में रहता है, दूर कर लो फालतू परेशानी हो जाएगी, ठीक है, तो इटली में रहता है। अब इन दोनों ने थोड़ा टाइम हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान में रहे और यहाँ आके इनका एक बच्चा हो गया, यहाँ पे आके इनका एक बच्चा हो गया। तो अगर मैं 1950 के प्रोविजन से जाऊंगा, 26 जनवरी को, तो उसमें तो 26 जनवरी 1950 के प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूएंट फोर फादर्स कह के गए थे कि जो भी बच्चा इस भारत की धरती में जन्मा है उसको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी, वो ऑटोमेटिकली भारतीय नागरिक है। तो अगर ये वाला केस हो जाता है कि चाइना डिप्लोमेट आ रहा है, इटली का डिप्लोमेट आ रहा है, वो यहीं पे रहते हैं काफ़ी टाइम फॉर वर्क पर्पसेस रहते हैं, इन दोनों में प्यार मोहब्बत हो जाती है, शादी कर लेते हैं, इनका बच्चा होता है, वो भारत में जन्म होता है, उसका जन्म कहाँ पे होता है, उसका जन्म भारत में होता है, तो क्या उसके पास इंडियन सिटीजनशिप हो जाएगी? तो क्या उसको इंडियन सिटीजन माना जाएगा? आज की तारीख में नहीं माना जाएगा। हाँ, 26 जनवरी 1950 को कुछ ऐसा ही सिनेरियो था कि भैया आप अगर भारत में जन्मे हैं तो ऑटोमेटिकली आप भारत के सिटीजन कहलाएंगे, अगर आपको कहलवाना है तो। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास सिटीजनशिप नहीं हो इंडिया की तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इंडिया आपको अपना सिटीजन मानने के लिए तैयार है। क्लियर है? तो ऑटोमेटिक सिटीजनशिप है 26 जनवरी 1950 की। तो इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ ना कुछ अमेंडमेंट, कुछ ना कुछ चेंजेस आते गए। तो इसको हम क्या लेयर बाय लेयर पढ़ेंगे, पहले क्या सिचुएशन थी, फिर बाद में क्या ऐड ऑन हुई और फिर बाद में क्या ऐड ऑन हुई, इस तरीके से। तो यहाँ पे हर कोई ना कोई बीच में एक डेट बेंचमार्क रहेगी जहां पे थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे। मूलभूत वही है कि जन्म से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जन्म से हम देख रहे हैं कि उस बच्चे को इंडिया का सिटीजन बनाना है या नहीं बनाना है। तो कहानी वही चालू हुई 26 जनवरी 1950 को। मैंने आपको जैसा बताया कि तब तो ये लिखा गया था कि अगर कोई भी बच्चा भारत में जन्मा है, इस भारत की धरती में, टेरिटोरियल एरिया में, जो कि मेंशन्ड है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4, मतलब शेड्यूल 1 जो बता रहा है आपको टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो उसमें अगर कोई भी बच्चा जन्मा है और उसके बाद फर्दर हमने कोई टेरिटरी एक्वायर करी है, इंडियन टेरिटरी में अगर कोई भी बच्चा जन्मा है तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन कहलाएगा। उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। आपको सिर्फ बाद में जाके प्रूव करना है कि यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है कि ये भारत में जन्मा है, इस हॉस्पिटल में इसका जन्म हुआ है, या जो भी आपके पास डेटा है, वो ऑटोमेटिकली उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ये कहानी कब तक चली थी? ये कहानी चली थी 1 जुलाई 1987 तक। 1950 में लागू कर दी गई थी, 1 जुलाई 1987 तक यही कहानी चली। अब हमारी पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ने लगी, एक जनरेशन हमारी आज़ाद होकर निकल गई, तो 1987 में दूसरा क्या अमेंडमेंट किया गया इसके अंदर कि बच्चा भले यहाँ पैदा हुआ हो लेकिन उसका एक माँ या बाप, मतलब ईदर ऑफ द पेरेंट, माँ बाप में से एक इंसान उनमें से कहाँ पैदा होना चाहिए और कहाँ का सिटीजन होना चाहिए, पहले से इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। फिर ही तो मतलब ये चाइना और इटली वाला कंसेप्ट चला गया, क्योंकि इन दोनों में दोनों ही इंडियन सिटीजन नहीं थे। तो अगर चाइना इटली के बंदे के बाशिंदों का यहाँ पे कोई बच्चा होता है तो वो इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएगा, वो इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ भारत में जन्म होने से अब उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी जो 1950 में मिलती थी। अब कम से कम इधर चाइना और इंडियन होगा या इटली और इंडियन होगा तो ठीक है, इटालियन और इंडियन होगा तो ठीक है। क्लियर है बात? नूडल्स और पिज्जा से काम नहीं चलेगा। तो ईदर ऑफ द पेरेंट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, एक ना एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब इससे भी क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। इससे क्या हुआ, कुछ और नई प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी कि ठीक है, एक तो भारत का नागरिक हो गया। अब सपोज करो कोई इलीगल माइग्रेंट है, राइटिंग बहुत ही सूख ली है, एक बार मैं हटा देता हूं इसको, और रबर भैया आ जाओ। ठीक है, तो एक तो क्या है, इलीगल माइग्रेंट है। सपोज करो किसी कंट्री से इलीगल माइग्रेंट हमारे यहाँ पे आ गए, इलीगल माइग्रेंट आ गए, या उनका जो स्टे पीरियड था वो खत्म हो गया, जितने टाइम के उनके पास पेपर थे, डॉक्यूमेंट थे, वो एक्सपायर हो गए, या कोई फ्रॉड से वो हमारे यहाँ पे आ गए। और दूसरा जो है वो लीगल इंडियन सिटीजन है, वो लीगल इंडियन सिटीजन है यहीं का। तो जो बंदी है या लड़की है वो यहाँ की है, इंडिया की है, और जो दूसरा बंदा आ रहा है वो इलीगली इस देश में आया और यहाँ पे ही सेटल हो गया। इलीगली आया या लेटर ऑन जाके इलीगल हो गया, एट प्रेजेंट इलीगली है, उसके पास पूरे दस्तावेज नहीं है, या दस्तावेज एक्सपायर हो चुके हैं, या वो आया ही शुरू से ही बेईमानी करके था। ठीक है, अब इन दोनों में प्यार हो गया, इन दोनों का बच्चा हुआ। ठीक है, इन दोनों का बच्चा हुआ तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होगा। अभी इस हिसाब से तो ये अगर 1987 की बात करूंगा तो ये वैलिड है, क्योंकि ईदर ऑफ द पेरेंट शुड बी इंडियन। तो यहाँ पे जो मदर है वो इंडियन है, ये जो फादर आया ये बाहर से आया, ये लीगल माइग्रेंट भी हो सकते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम फेस करने लगे। काफी सारे केसेस हमें ऐसे देखने को मिले कि बाहर से जो बाप है वो इलीगल माइग्रेंट आ रहा है,
वो यहाँ पे लीगली रह रहा है और मदर जो है वो यहाँ की सिटीजन है, तो ऑटोमेटिकली जो उनका बच्चा है वो भारतीय नागरिक बन गया। तो फिर इसके लिए चेंज किया गया 2004 में, 3 दिसंबर 2004 में इसमें एक और चेंज लाया गया कि बोथ शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहली कंडीशन, यहाँ तो दोनों के दोनों माँ बाप कहाँ के होंगे, इंडिया के होंगे, उनका बच्चा यहाँ हुआ तो वो ऑटोमेटिकली सिटीजन बन गया। या फिर अगर अपन जो पुराने प्रोविजन के साथ ही चलते हैं, ईदर ऑफ द पेरेंट इज अ सिटीजन, दोनों में से माँ या बाप में से एक सिटीजन हो इंडिया का। ये कंडीशन तो इधर भी थी 1987 में कि दोनों में से एक सिटीजन हो इंडिया का, यही कंडीशन यहाँ पे। लेकिन इसमें एक ऐड और कर दिया, बट द अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट। जो दूसरा बंदा है, ये जो फादर है या मदर भी हो सकती है, मैं आपको एग्जांपल में फादर बता रहा हूं, बट इट कैन बी मदर ऑल्सो, ठीक है। तो जो दूसरा पेरेंट है वो क्या नहीं होना चाहिए, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल वाजिब इंसान, वाजिब माइग्रेंट होना चाहिए, जिसके दस्तावेज पूरे हैं, जिसके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, वैलिड स्टे है उसका, सब कुछ है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कोई भी नहीं है, या फिर भाग के किसी देश से नहीं आया है, ठीक है। तो लीगल माइग्रेंट है और दूसरा पेरेंट इंडियन है। एक लीगल माइग्रेंट किसी भी कंट्री का हो, बट दूसरा जो पेरेंट है वो इंडिया का सिटीजन हो, तो भी उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। क्लियर है। तो 3 केसेस है। सबसे पहला, पैदा हो जाए, चाहे इलीगल माइग्रेंट का हो, जो 1950 का था, ये 1950 से 1987 तक था, ये आज की तारीख में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1950 वाला क्या है कि आपका बच्चा यहाँ जन्मा है, फिर आप चाहे चाइना और इटली के भी क्यों नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। 1987 में इसमें चेंज किया 1 जुलाई को कि कम से कम एक माँ बाप में से एक इंसान तो कहाँ का होना चाहिए, भारतीय सिटीजन पहले से होना चाहिए। फिर 2004 में एक और बदलाव लाया गया कि भारतीय होना चाहिए एक पेरेंट, ये तो तय है ही है, दूसरा कम से कम इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, लीगल माइग्रेंट चल जाएगा, और दोनों ही अगर भारतीय नागरिक हो तो सोने पे सुहागा, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ये है हमारे कोर्स के बारे में। अगर आपको हमारा कोर्स लेना है, पेड कोर्स लेना है, तो पेड बैचेस भी अवेलेबल हैं आपके एप्लीकेशन पे, हमारे परचम की एप्लीकेशन पे। इन दिस बेसिकली आपका जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पे टाइम इज द फैक्टर। अगर आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम की वैल्यू है, आपको टाइम की कमी है, वॉट एवर यू कैन से, आपको लगता है कि ये टाइम बचाने के चक्कर में मैं कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे दूं और मेरे को कोर्स एक साथ मिल जाए, क्योंकि YouTube पे वी फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस, तो वहाँ पे बारी बारी ही कोर्स के अपडेट दिए जाते हैं, बारी बारी ही वीडियोस लाए जाते हैं। वहीं पे जब हम कोर्स खरीदते हैं तो कोर्स में मोस्ट ऑफ द चंक ऑफ द कोर्स इज अवेलेबल एट वन हैंड ओनली, एट वन गो ओनली। जैसे ही आप खरीदोगे आपको सारा कोर्स मिल जाएगा। सो इफ टाइम इज अ प्रॉब्लम फॉर यू तो आप ये कोर्स खरीद सकते हैं, अन्यथा आप यूट्यूब पे फ्री में भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे सारे लेक्चर्स ऑलमोस्ट कवर किए जाएंगे। 100% गारंटी नहीं है, जैसे अवेलेबिलिटी होगी, जो इंपॉर्टेंस होगी उस तरीके से करा जाएगा, बट मोर और लेस चैप्टर सारे कवर हो पाएंगे, यूट्यूब पे भी होंगे। टॉकिंग अबाउट माई कोर्स, मैं आपको पॉलिटी का बता रहा हूँ, बाकी कोर्सेज का आइडिया मुझे नहीं है, बट पॉलिटी का मैं आपको बता सकता हूँ। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस जो हैं वो भी आपको कोर्स में मिलेंगी, यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। जो कोर्स से बाहर की क्लासेस हैं, या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बीच में आते हैं, हमारे को दिक्कत देते हैं, या कुछ स्पेशल केसेस हैं पॉलिटी में, अगर हम बात करेंगे लैंडमार्क केसेस हैं, तो उनके वीडियोस आपको कहाँ पे मिलेंगे, उनके वीडियोस आपको मिलेंगे ऐप पे, कोर्स खरीदेंगे आप। दूसरा, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पे मिलेंगी, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट भी मिलेंगे, जिस जिस चैप्टर के हम लाएंगे तो वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो देयर आर सम एडिशनल बेनिफिट्स। अगर सिर्फ पढ़ना ही है और पैसा इज अ कंस्ट्रेंट, पैसे की प्रॉब्लम है, तो आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, आपका कोर्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। बट टू ग्रूम योरसेल्फ, अगर आपको कुछ ग्रूमिंग पार्ट भी चाहिए, आपको थोड़ी तैयारी भी अच्छे से करनी है, तो आप यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर दी कोर्स पे डिस्काउंट्स आर अवेलेबल। ऐप आप जाएंगे तो यू विल गेट फर्दर डिस्काउंट्स, आपको वहाँ पे जो पुट ऑन डिस्काउंट्स है जो शुरुआत से देयर वो आपको मिलेंगे, जो ऐप के डिस्काउंट है या जो हमारे इनिशियल डिस्काउंट है तो मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू पुट दिस कोड DIL15 दिल15, तो आपको एडिशनल 15% ऑफ और मिलेगा, 15% और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, जो उधर है उसके ऊपर 15%, ठीक है। और ये कोड कहाँ का काम करेगा, ये मेरे पॉलिटी के कोर्स पे काम करेगा, SSC की टेस्ट सीरीज पे काम करेगा, और SSC GA का पूरा कोर्स है जिसमें सारी फैकल्टीज के सारे कोर्सेज हैं। GA पार्ट बेसिकली कवर कर रहा है, जिसमें इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जी के सारे पार्ट कवर होंगे, उन पे भी ये डिस्काउंट काम करेगा। सो यहाँ पे आप जाके DIL15 कोड लगा सकते हैं और आपको अच्छे खासे डिस्काउंट अपार्ट फ्रॉम दी ओरिजिनल डिस्काउंट आपको और मिल जाएंगे, एडिशनल डिस्काउंट। दिस वॉज ऑल अबाउट दी दुकान के बारे में बता चुके हैं, आपको बेच दिया प्रोडक्ट। अब आते हैं अपन आगे।
फिर आता है बाय डिसेंट। अब पहला तो था पैदाइश की वजह से आपको भारतीय नागरिकता मिल रही है। अब दूसरा है डिसेंट। डिसेंट क्या है? लेगेसी या लीनिएज। बेसिकली मेरे बाप दादाओं की वजह से मैं यहाँ का सिटीजन हूँ, ठीक है। अब ये जनरली किसके काम आता है? जो पैदा हुआ यहाँ पे तो उसके तो काम का ही नहीं है, क्योंकि उसके तो खुद के पैदा होने का जो सौभाग्य है उसी से उसको सिटीजनशिप मिल रही है, ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बाहर पैदा हुए हैं, जो बाहर पैदा हुए हैं लेकिन उनके माँ बाप इंडिया के सिटीजन थे, उनके दादा दादी उनके इंडिया के सिटीजन थे, तो उनको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। जैसे ऋषि सुनक जो है, जो पीएम बने हैं, तो वो बाय डिसेंट अगर कोई चाहे, अगर उनके सारे बाकी सारे जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी होती हैं, तो उन लोगों के लिए जिनको भारतीय नागरिकता चाहिए बट पैदा कहाँ पे हुए हैं? बाहर पैदा हुए हैं, तो उनके लिए क्या क्या प्रोविजन है। तो सबसे पहले तो 26 जनवरी 1950 के बाद वाली जो बात है, फादर वॉज अ सिटीजन एट द टाइम ऑफ द बर्थ। अब कोई बच्चा हुआ बाहर एम्स्टर्डम में पैदा हुआ, लेकिन उसके जो पिताजी हैं, उसके पिताजी क्या हैं? उसके पिताजी भारतीय नागरिक थे जब वो पैदा हुआ एम्स्टर्डम में, ठीक है। नीदरलैंड्स में पैदा हुआ, एम्स्टर्डम में। तो उस टाइम उसके पिताजी वॉज एन इंडियन सिटीजन, उसके पिताजी वॉज एन इंडियन सिटीजन, तो उसको, बच्चे को भारतीय नागरिकता मिल सकती है ऑन दिस बेसिस। मिल सकती है, जरूरी नहीं है मिलेगी या चाहिए ही चाहिए हमारे को। वो बोलेंगे तो उनको देंगे, हम सिटीजन के अधिकार में आ रहा है वो, कि भैया आपका पिताजी क्योंकि इंडियन सिटीजन है, भले ही आप एम्स्टर्डम में पैदा हुए हो, अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो भैया ठीक है, हम आपको इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे। अगर कोई और कंट्री की सिटीजनशिप है, सपोज वो नीदरलैंड्स की सिटीजनशिप ले लेता है, तो फिर इंडियन सिटीजनशिप बनती ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो वैसे ही सिंगल सिटीजनशिप है। क्लियर बात? अब ये भी आगे चली कहानी, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब फिर इसको भी चेंज करना पड़ा कि भैया हम सिर्फ फादर के बेस पे नहीं डिसाइड कर सकते कि भैया वो फादर इंडियन सिटीजन है तो बच्चा को भी इंडियन सिटीजनशिप दे दो। ये तो जेंडर इनइक्वालिटी वाली बात हो गई। माँ ने क्या पाप किया है? माँ ने क्या पाप किया है? तो इसलिए क्या किया गया, इसलिए 10 दिसंबर 1992 में इसमें एक स्लाइड चेंज आया गया कि ईदर ऑफ द पेरेंट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। आपकी माँ अगर इंडियन हो, भारतीय हो, या आपका बाप इंडियन हो तो भी चल जाएगा। आप एम्स्टर्डम में पैदा हुए हो या आप दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हुए हो, जहाँ पे ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे हमारे टर्म्स ठीक हैं। अगर हमारे कहीं वॉर कंट्री में है, वॉर टर्म्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे फिर नहीं होगा। ये सब कुछ नॉर्मल स्थिति वाले जो कंट्रीज हैं वहाँ पे अलाउ किया जाएगा, ठीक है। सो ईदर ऑफ द पेरेंट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। आपके पिताजी हो या आपकी माताजी हो, वो दोनों के दोनों में से अगर कोई भी इंडियन हुआ तो भी आपको यही काम हो जाएगा। पहले क्या था, सिर्फ पिताजी होने चाहिए थे। अब इंडियन माँ थी, अंग्रेज बाप था, तो पहले नहीं मिल रहा था, पहले ये सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी। फिर लोगों को प्रॉब्लम है, यार ये क्या है यार, ऐसे थोड़ी होता है, मेरी माँ तो इंडियन है ना, तो मुझे चाहिए इंडियन सिटीजनशिप तो दो। तो इन लोगों ने फिर ये प्रोविजन में चेंज किया, अमेंडमेंट किया कि हाँ ठीक है, माँ भी इंडियन है तो भी चलेगा। इसमें फर्दर फिर और चेंज किया गया कि ईदर ऑफ द पेरेंट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन विद 1 ईयर। अब काफी सारे लोग थे कि भैया 20-20 साल 25-25 साल बाद उठ के बच्चा बड़ा हो जाए, जब बोल रहे कि यार इसको इंडियन सिटीजनशिप दे दो, क्योंकि इसके माता पिता इंडियन सिटीजन थे, जिसको जैसा फायदा मिला उसने तब उसका फायदा उठा लिया। तो इस चीज पे भी रोक लगी। अब इस चीज पे रोक लगी तो क्या हुआ कि भैया ठीक है, आपका जन्म बाहर हो रहा है, एम्स्टर्डम में हो रहा है, जैसे हम एग्जाम्पल में ले लें, एम्स्टर्डम में इसका जन्म हो रहा है, ठीक है, एम्स्टर्डम में इसका जन्म हो रहा है, तो और फिर आपकी कंडीशन भी फॉलो हो रही है कि आपका माँ या बाप इंडियन है, दोनों में से अपन मान लेते दोनों ही इंडियन है, दोनों ही इंडियन है, माताजी भी इंडियन है, पिताजी भी इंडियन है, बच्चा एम्स्टर्डम में पैदा हो रहा है। लेकिन अब कम से कम आपको 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा काउंसलेट में जाके। तो आपको एम्बेसी में जाके या काउंसलेट में जाके आपको क्या कराना पड़ेगा, आपको जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इंडियन जो एम्बेसी रहेगी उधर जाके आपको क्या कराना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि हमारी एक औलाद हुई है, हम दोनों इंडियन सिटीजन है, हम में से एक इंडियन सिटीजन है, हम इसको भी इंडियन सिटीजनशिप दिलाना चाहते हैं या नागरिकता दिलाना चाहते हैं, भारतीय नागरिकता। तो कृपा करके इसका पंजीकरण कर लीजिए आप अपने अपने अकाउंट्स में और इसको भारतीय नागरिकता दे दीजिए, ठीक है। तो ये 1 साल का पीरियड जरूरी हो गया। तो अब क्या चेंज आया, फर्दर चेंज 1 साल का पीरियड, बाकी इट स्टेज दी सेम, ये और ये दोनों पॉइंट सेम है, बट क्या चेंज आया, 1 साल के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। लेकिन इसमें एक और प्रोविजन डाल दिया गया, इसमें एक और एक्सेप्शन दे दिया कि अगर आपका ये पीरियड खत्म हो जाता है 1 साल का, तो आप गवर्नमेंट की परमिशन से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या डिसेंट के तौर पे आप सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हैं। गवर्नमेंट की परमिशन, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो भारतीय सरकार है वो परमिशन दे देती है, तो आप 1 साल के पीरियड को भी ओवरलुक करके आप बाद में सिटीजनशिप ले सकते हैं। बट ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं कि हर किसी को बांटने निकल जाएगी, कोई ना कोई स्पेसिफिक या स्पेशल केस होगा तो ही देगी। अदरवाइज आपके ऊपर जो डेडलाइन है वो कितनी है, 1 साल की है। 1 साल के अंदर सिटीजनशिप आपको रजिस्टर करानी पड़ेगी अपने बच्चे की, ठीक है।
तो क्या केस हो गए, सबसे पहला बाप बाप अगर बाहर सिटीजन होता और बच्चे का जन्म बाहर होता तो भी मिल जाता। सेकंड चेंज जो 1992 में आया, दिसंबर 1992 में आया, उसमें क्या हुआ, बच्चा बाहर जन्मा लेकिन माँ या बाप दोनों में से कोई भी इंडियन सिटीजन है तो वो सिटीजन बन सकता है भारत देश का। 2004 में एक और बदलाव आया कि माँ या बाप इंडियन सिटीजन है, अगर बच्चा बाहर जन्मा है तो उसको सिटीजनशिप मिल सकती है, प्रोवाइडेड 1 साल के अंदर आपने उसका रजिस्ट्रेशन काउंसलेट, इंडियन काउंसलेट में करा दिया है। तो ये है बाय डिसेंट के प्रोविजन। आपको समझना है, कोई ऐसे आप कहानी समझोगे तो आपको वैसे इजीली समझ में आ जाएगा, कोई रटने वाली इसमें बात है नहीं। क्या क्या केसेस हो सकते हैं अगर आपने समझ लिए तो ऑटोमेटिकली आप इसको कर लोगे। फिर आते हैं 3 और प्रोसेस हैं, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। जो मैंने आपको बताया कि हमने टेरिटरी अगर कोई अक्वायर कर ली तो वहां के जो लोग हैं वो भी हमारे ही लोग हो जाएंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाएंगे। ये हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो इफ एनी न्यू टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे सिक्किम को हमने अक्वायर करा, जैसे गोवा को हमने अक्वायर करा, जैसे हमने पौंडीचेरी को अक्वायर करा, तो ये पौंडीचेरी को जब अक्वायर करा हमने तो पौंडीचेरी के जितने भी लोग थे वो भारतीय हो गए, वो ऑटोमेटिकली भारतीय सिटीजन बन गए, भारतीय नागरिक बन गए। दिस इज इनकॉर्पोरेशन या एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। सो इफ अ न्यू टेरिटरी इज अक्वायर्ड बाय इंडिया, द पर्सन ऑफ दैट टेरिटरी बिकम्स सिटीजन ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है, आज मैं कोई भी चीज अगर मैं ऑक्यूपाई कर लूंगा, कब्जा कर लूंगा, तो वो एरिया तो मेरा ही हो गया ना, तो वहां के लोग भी क्या हो गए, मेरे ही हो गए, ठीक है ना। अब देखा जाए तो पहले के ज़माने में ऐसा था, जो राजा आया वो पूरा जो जितनी भी प्रजा है, जितने भी लोग हैं, वो ऑटोमेटिकली उसकी सेवा करने लग गए, ठीक है। आप कभी कभी सोचते होंगे कि यहाँ पे जब ब्रिटिश राज करने आए तो जो सेना थी या जो पुलिस थी उसमें इंडियंस क्यों काम करते थे, या वो इंडियन लोग उनके लिए काम क्यों करते थे, क्योंकि अक्वायर कर ली उन्होंने वो टेरिटरी। तो अब टेरिटरी कर ली अक्वायर, तो टेरिटरी के अंदर जो भी काम हो रहा है, जो भी लोग हैं, वो ऑटोमेटिकली आर अकाउंटेबल टू दी ब्रिटिश राज, ठीक है। तो वहीं की सिटीजनशिप तरीके से, सिटीजनशिप तो नहीं अलाउड हुई पर आप मान लीजिए कि भैया वो उन्हीं के लोग हो गए, क्लियर है। तो इसी तरह जब इंडिया ने किसी को अक्वायर कर लिया है या किसी को सब्जुगेट कर लिया है, या खाली पड़ी थी, बंजर जमीन थी, आदिवासी रहते थे सिर्फ, तो उनको जाके हमने अक्वायर कर लिया है, तो वहां के सारे लोग क्या हो गए, वो हमारे टेरिटरी का पार्ट हो गए, इंडियन सिटीजन बन गए। सिंपल सी चीज है, कोई खास है नहीं। आई होप आई एम क्लियर अप टिल नाउ। फिर आता है ये हो गया। अब फिर 2 प्रोसेस बचते हैं आपका, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। दोनों ही एक जैसे प्रोसेस हैं, दोनों का मतलब एक ही है कि आप अपने खातों में पंजीकरण करा रहे हैं, अपने भारत के खातों में आप इसको चढ़वा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन। बट इसमें जनरल जो छोटा सा फर्क क्या है कि ये जो नेचुरलाइजेशन है ये जनरली फॉरेनर्स को लिए होता है। जो लोग बाहर के हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, अगर उनको सिटीजनशिप चाहिए और वो रजिस्टर कराते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरलाइजेशन, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन यहीं से उनके ताल्लुक हैं, कहीं ना कहीं उनके ताल्लुक क्या है, यहीं से हैं, वो इंडियन ओरिजिन के हैं या पैदाइश यहाँ की है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, और अब उनको सिटीजनशिप की जरूरत है तो वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू अपने आप को नागरिक बनाएंगे, क्लियर है। ये जनरली है ही, इनका भारत से ताल्लुक नहीं है बट फॉरेनर है, बट इनको भारतीय नागरिकता चाहिए, तो वो किस किस तरीके से होगी, क्लियर है। ये नेचुरलाइजेशन है। अब इनकी कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, अलग अलग तरीके की कंडीशंस है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कुल मिला के आपको क्या दिमाग रखना है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। अगर आप फॉरेनर है और आप चाहते हैं कि भैया मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, तो आपको वहाँ के काउंसलेट में जाके अप्लाई करना पड़ेगा या यहाँ की सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आपको यहाँ की रजिस्ट्रेशन, यहाँ की नागरिकता मिलेगी, क्लियर है बात। अब नेचुरलाइजेशन में एक और प्रोसेस है कि नेचुरलाइजेशन की जब मैं बात करता हूं तो जिसको चाहिए वो पहले अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन पे पूरा गो थ्रू किया जाएगा, सारी एप्लीकेशन देखी जाएगी, अगर सही होगा तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक और खास बात है कि नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस में जो हमारी गवर्नमेंट है कैन ओवरलुक द प्रोविजंस, जो प्रोविजंस रिक्वायर्ड हैं, जो जो जरूरतें हैं, जो जो नियम फॉलो करने हैं, अगर वो नहीं भी फॉलो हो रहे हैं तो भी हमारे देश की सरकार कई लोगों को नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से इंडियन सिटीजन बना सकती है, इंडियन सिटीजन बना सकती है। समझ में आती है बात। वैसे मैंने आपको क्या बोला, इंडियन सिटीजन अगर किसी फॉरेनर को बनना है तो उसके लिए नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, उसके जो जो पॉइंट है, जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो माननी पड़ेंगी। लेकिन हमारी सरकार के पास ये पावर है कि वो चाहे तो किसी लोग को, किन्हीं लोगों को बिना किसी रिक्वायरमेंट के डायरेक्टली अगर उनको भारतीय सिटीजनशिप चाहिए तो दे सकती है, बिना किसी रिक्वायरमेंट के। जो पॉइंट्स है, सपोज पॉइंट्स है नेचुरलाइजेशन के 5-7, वो कोई भी फॉलो नहीं हो रहे, फिर भी वो इंडियन सिटीजन उसको बना सकती है। क्या हो सकता है ऐसा क्यों हो सकता है? अब आपका तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये कब हो सकता है,
जब ये जो इंसान है जो ये सिटीजनशिप की गुहार कर रहा है, मांग रहा है, वो कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी हो, एमिनेंट पर्सनैलिटी हो इन दी फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, ह्यूमन वर्क हो गया, ठीक है, समाज सेवा हो गई, पीस के लिए कोई काम कर रहा है, लिटरेचर की कोई बात है, जिस नॉमिनेट किया जाता है ना, जैसे अपने सरकार में भी जो राज्यसभा में भी लोग होते हैं या लोकसभा में लोग होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, तो ये नॉमिनेशन वाले लोग हैं जो एग्जेम्पलरी सर्विसेज दे रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं अपनी अपनी फील्ड के, तो उनको क्या कर सकते हैं, उनको हम यहाँ पे लिटरेचर, उनको हमारी सरकार क्या दे सकती है, इंडियन सिटीजनशिप दे सकती है, अगर उनको डिमांड है, अगर वो चाहते हैं भारतीय सिटीजन बनना, तो उनको हमारे भारत देश की सरकार भारतीय नागरिकता दे सकती है ऑन अकाउंट ऑफ पीस, आर्ट, साइंस, ह्यूमन वर्क, लिटरेचर, ऐसे जो भी डिपार्टमेंट है, क्योंकि इनको भारत देश में जोड़ने से भारत का नाम ही रोशन होगा। अच्छे लोगों को जोड़ रहे हो ना, समझदार लोगों को जोड़ रहे हो, पढ़े लिखे लोगों को जोड़ रहे हो, अपने क्राफ्ट टैलेंटेड लोगों को जोड़ रहे हो, तो अगर वो भारतीय को रिप्रेजेंट करेंगे, वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, तो भारत का नाम ही रोशन होगा। तो ऐसे लोगों को कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते किसी आप किसी नीच आदमी को या किसी गुंडे मवाली को आप यहाँ की सिटीजनशिप दे दो, सरकार ये नहीं करेगी, ठीक है। सरकार किसके लिए करेगी, कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी है, कोई रिनाउंड पर्सनैलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो परफॉर्मेंस देता है। तो सपोज करो कोई क्रिकेटर होता है, कल को कोई ब्रिलियंट क्रिकेटर है, डेविड वार्नर है, डेविड वार्नर इज सो क्लोज टू इंडिया, वो इंस्टाग्राम पर रील्स भी इंडियन लैंग्वेज में बनाते हैं, तमिल तेलुगु लैंग्वेज में बनाते हैं। तो अगर कल डेविड वार्नर बोलता है कि भैया मुझे भारतीय नागरिकता दे दो, मुझे भारतीय नागरिकता दे दो, वो हमारी सरकार से गुहार लगाता है, रिक्वेस्ट करता है, तो हमारी सरकार देखेगी यार डेविड वार्नर इज अ ब्रिलियंट बैट्समैन, वो इतना फेमस बैट्समैन है और इंडिया में होगा तो इंडिया का नाम ही रोशन होगा। तो इंडिया की नागरिकता डेविड वार्नर को दी जा सकती है। जिनको नहीं पता, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बैट्समैन है, बट इज रिनाउंड। आपको नहीं पता इसका मतलब नहीं वो फेमस नहीं है, फेमस बहुत है वो, ठीक है। तो ये है नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस। नेचुरलाइजेशन मैंने आपको क्या बताया, एक सर्टेन प्रोसेस है, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जनरली नेचुरलाइजेशन किसके लिए होता है, फॉरेनर्स के लिए होता है, जिनका भारत से कोई ताल्लुक नहीं है बेसिकली। और रजिस्ट्रेशन क्या है, जिनका भारत से ताल्लुक है, कहीं ना कहीं वो इंडियन ओरिजिन है या उनके माता पिता कहीं ना कहीं ऐसा इंडियन ओरिजिन के थे, उन्होंने फिर बाद में जाके सिटीजनशिप छोड़ दी, अब वापस से उनको सिटीजनशिप चाहिए भारत की, तो वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं। क्लियर है। तो वहां पे भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू हो सकता है। मतलब दोनों का सेम सही है, मतलब कंसेप्ट दोनों का सेम ही है, बट वो अलग टाइप के लोगों के लिए, ये अलग टाइप के लोगों के लिए। तो ये 5 प्रोसेस थे जिसके थ्रू आप अक्वायर कर सकते हो भारतीय सिटीजनशिप। आप अक्वायर कर सकते हो या ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी भारतीय नागरिकता। क्या थे, बर्थ, पैदा होने की वजह से, डिसेंट, लीनिएज की वजह से, आपके माँ बाप की वजह से या आपके परदादा दादाओं की वजह से आपको कोई अगर सिटीजनशिप नागरिकता मिल रही है तो दैट इज डिसेंट की वजह से। बाय इनकॉर्पोरेशन और एक्विजिशन ऑफ अ टेरिटरी, कोई टेरिटरी हमने ऑक्यूपाई करी तो वहां के जो भी लोग हैं वो हमारे भारत देश के नागरिक बन गए। फिर 2 प्रोसेस हैं लिखवाने के, पंजीकरण कराने के, नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन। नेचुरलाइजेशन उन लोगों के लिए जिनका भारत से कोई ताल्लुक नहीं है, पूरी तरीके से फॉरेनर है। रजिस्ट्रेशन उन लोगों के लिए जो भारतीय लेन देन है, कहीं ना कहीं भारतीय ताल्लुक है उनके, या तो वो खुद यहाँ जन्मे हैं फिर बाहर चले गए थे, या उनके माता पिता का कोई लेन देन है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीनिएज, कोई ना कोई पार्ट उनका भारत से अटैच्ड है, लिंक्ड है। टोटली फॉरेनर नहीं है, टोटली एलियन नहीं है वो हमारे देश के लिए, ठीक है। तो उनको भी रजिस्टर करा के सिटीजन बनाया जा सकता है। तो आई होप आपको 5 पॉइंट क्लियर हो गए हो किस तरीके से आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। इससे ज्यादा डिटेल में आपको फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव इज नॉट नीडेड, होता है इससे भी ज्यादा डिटेल में जहां आपको सारे पॉइंट देखने हैं नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के, बट आपको ऊपर ऊपर का चाहिए तो उसमें अपन ने काफी डिटेल में पढ़ लिया है। नथिंग मोर देन दिस इज रिक्वायर्ड बाय यू पीपल, फॉर यू पीपल रादर, ठीक है। अब आता है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अब हमने ये तो देख लिया कि सिटीजनशिप मिलेगी कैसे, अब हम देखेंगे सिटीजनशिप छीनी कैसे जा सकती है या छूट कैसे सकती है मेरे यहां से। लॉस ऑफ सिटीजन, मैं क्यों भारत देश का नागरिक होते हुए ऐसा कुछ हो जाए मेरे साथ कि मेरी भारतीय नागरिकता मुझसे छीन ली जाए या मेरे यहां से हट जाए, मैं टर्मिनेट कर दिया जाऊं, ठीक है। तो क्या क्या केसेस हैं, तो इसमें 3 केस होते हैं, बाय रेनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन, बाय डेप्रीवेशन। जो नाम है आपको बस इनके मीनिंग पता होने चाहिए, ऑटोमेटिकली आपको केस समझ में आ जाएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको इसका अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद आता है, अंग्रेजी से हिंदी आती है, तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, कई बच्चे मेरे को बोलते हैं कि अपन हिंदी में ज़्यादा पढ़ें, इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करें या लिखा हुआ भी हिंदी में होना चाहिए। सो टू टेल यू, इंग्लिश आपके लिए ज़रूरी है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम भी इंग्लिश प्रोमिनेंट होता है थोड़ा सा, काफ़ी साल से हमारे यहाँ पे
ये बहस भी चलाई है कि हम हिंदुस्तानी होकर भी हमारा जो एग्जाम है वो प्रोमिनेंट इंग्लिश होता है। वर्ड्स आपको, और इंग्लिश आपको ज़रूरी होनी भी चाहिए, आपको आनी भी चाहिए। उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। आपको कम्युनिकेट करना है, आपको सिर्फ एक जगह का होके नहीं रहना। हाँ, आपने सोच लिया मुझे तो किसी से बात ही नहीं करनी, मुझे तो मेरे सारे दोस्तों के हिसाब से बात करनी है, इसी टाइप के लोगों में रहना है, ग्रो करना ही नहीं है, इवॉल्व करना ही नहीं है, नए नए लोगों से हमें कुछ जानकारी चाहिए ही नहीं, कभी बाहर में घूमने जाऊंगा ही नहीं, मैं तो यहीं पड़ा रहूंगा, तो आपके लिए हिंदी कैन डू गुड फॉर यू। बट आपको ये समझना चाहिए कि पूरी दुनिया में क्या है, अंग्रेजी चलती है, पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी समझी जाती है। तो अगर आपको बाहर के लोगों से कम्युनिकेट करना है या दुनिया में बाहर कदम रखना है तो इंग्लिश आना ज़रूरी है। और जिस टाइप की इंग्लिश मैं यूज़ कर रहा हूँ या जितनी क्वांटम की मैं कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की कर रहा हूँ, आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। थोड़ी सी एफर्ट आप लगा लो तो आपके लिए ही बेहतर होगा। और इससे कम होनी भी नहीं चाहिए। इससे कम, अगर आपको इससे भी कम आपको चाहिए या प्योर हिंदी चाहिए तो फिर ये एग्जाम आपके लिए बने भी नहीं है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश से इंटरफेस होगा ही होगा, इंग्लिश से आपका फेस ऑफ होगा ही होगा, आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इट इज़ बेटर अभी पढ़ते पढ़ते सीख लो, रोना मत चालू करो कि भैया हिंदी में पढ़ाओ या हिंदी ही होनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, आप देख के आपको समझ आएगा, पढ़ोगे तभी तो आएगा। और यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं आपको, पढ़ने में क्या दिक्कत है? बोल तो हम सब कुछ ऑलमोस्ट हिंदी में ही रहे हैं, थोड़ा बहुत अंग्रेजी है, लिखा हुआ है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम सारी आवाज़ निकाल रहे हैं, अपने गले से आवाज़ निकाल रहे हैं। ऐसा तो बोल नहीं रहे किताब उठाओ और पढ़ना चालू कर दो। तो थोड़ा समझदारी से काम लो। इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्लोबल लैंग्वेज है, हर कंट्री में बोली जाएगी, हर टाइप के लोग बोलेंगे। आपको कम्युनिकेट करना है। इंसान को, इंसान की तरक्की कब होती है? जब इंसान दूसरे से कम्युनिकेट करता है। अगर मैं अकेला रहूँगा, मेरे को किसी से कम्युनिकेट नहीं करना, तो मेरी तरक्की नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो मुझे दूसरे लोगों से बात करनी है, दूसरे लोगों को मुझसे बात करनी है, दुनिया की हिस्ट्री मुझे जाननी है, दुनिया में क्या क्या हुआ है इतने सालों में। कोई ऐसा तो नहीं 2022 आप डायरेक्ट कल से ही दुनिया चालू हुई है। दुनिया हज़ारों साल से चल रही है, 60-70 हज़ार साल की हमारी हिस्ट्री है। तो उस हिस्ट्री को पढ़ना है, तो वो हिस्ट्री काय में लिखी हुई है? 90% तो आपकी अंग्रेजी में लिखी हुई है ना। क्योंकि हिंदी में क्या लिखा होगा? जो इंडिया की हिस्ट्री होगी ज़्यादा वही लिखा होगा ना। इंडिया की हिस्ट्री होगी वो हिंदी संस्कृत में लिखी होगी। आपकी मातृभूमि है, आपकी मातृभाषा है, बिल्कुल आपको आनी भी चाहिए, वो भी आनी चाहिए। बट आपको ये भी समझना चाहिए कि वी आर ग्रोइंग एज अ वर्ल्ड, वी आर ग्रोइंग एज अ कम्युनिटी। हमें अंग्रेजी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें कम्युनिकेट सबसे करना है। इस दुनिया की हिस्ट्री से वंचित रह जाओगे अगर आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी नहीं आएगी, पढ़ने लिखने लायक अंग्रेजी भी नहीं आएगी। हाँ, फूफा अंग्रेजी मत बोलो कि सबसे आपको अंग्रेजी में ही बात करनी है, वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज़ फेयर इनफ। तो आप, लेकिन इतनी तो आपको चाहिए ना कि आप पढ़ लिख लो। तो इस दुनिया की हिस्ट्री जाननी है, दुनिया के बारे में जानना है, क्या हुआ, क्यों हम ऐसे हैं, कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, क्या हो रहा है, सब कुछ कहाँ पे लिया हुआ है, किस तरीके से दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है। तो कोशिश करो कि इंग्लिश पढ़ना सीखो, नहीं तो आप ही की हार है। एनी विच वेज, मूविंग टू द टॉपिक अगेन, बाय रेनन्सिएशन। अब ये देखो, जैसे टॉपिक के नाम, ये आपको बता दिया कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे हो सकती है। रेनन्सिएशन से हो सकती है, टर्मिनेशन से हो सकती है, डेप्रीवेशन से हो सकती है। तो आपको कुछ भी आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक बार गो थ्रू कर लो, जो मैं बोल रहा हूँ सुन लो, बस आपको 3 वर्ड याद रखने हैं, ऑटोमेटिकली आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया लॉस ऑफ सिटीजनशिप का। क्योंकि इनके मीनिंग में ही इनके अर्थ, इनका जो अर्थ है उसी में आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। रेनन्सिएशन, सबसे पहला रेनन्सिएशन। रेनन्सिएशन क्या होता है? त्याग करना। रेनन्सिएट मतलब त्याग करना, किसी भी चीज को छोड़ना, ठीक है ना। तो रेनन्सिएशन का मतलब सिटीजनशिप में क्या हुआ? मैंने खुद ने ही भारत देश की नागरिकता छोड़ दी, मैंने खुद ने ही भारत देश की नागरिकता छोड़ दी। तो वॉलंटरी एक्ट बाय अ पर्सन टू लीव द सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री या रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ आवर कंट्री इज नोन एज रेनन्सिएशन। मैंने त्याग कर दी, मैं किसी और कंट्री की लेना चाहता हूं तो मैंने यहाँ की छोड़ दी, या मुझे भारत देश में मजा नहीं आ रहा, मैं इस देश की सिटीजनशिप छोड़ना चाहता हूं तो मैंने देश की सिटीजनशिप छोड़ दी। तो ये वॉलंटरी एक्ट होता है, ठीक है। मैं, मेरी स्वेच्छा से मैं छोड़ रहा हूं। अब जैसे ही मैं ये काम करता हूं, ये कृत्य करता हूं कि मैं मेरे भारत देश की नागरिकता छोड़ता हूं, तो उसके जो माइनर चाइल्ड है, उसका जो भी बच्चा 18 साल से कम होगा, उसकी सिटीजनशिप भी चली जाएगी। ऑटोमेटिक डेप्रीवेशन हो जाएगा उसके भी। क्योंकि आपके पिताजी ने मना कर दिया है, आपके माता ने मना कर दिया कि भैया मैं इस देश की सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपकी औलाद से भी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। हाँ, जब वो 18 साल के होंगे तो वो उनको चाहे तो वापस से अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या डिसेंट पे, ठीक है। बट फॉर द मोमेंट, जब तक वो माइनर है, क्योंकि उनके पास खुद की कोई समझ नहीं है, तो उनकी सिटीजनशिप भी छीन ली जाएगी, ठीक है। फिर आता है बात टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब हटाना, टर्मिनेशन मतलब एंड करना, ठीक है। तो इसको क्या है, एक केस है बहुत सिंपल सा, टर्मिनेट कब हो जाएगी किसी की भी सिटीजनशिप? जब उसने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली।
इंडियन सिटीजनशिप होने के साथ साथ उसने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, तो द मोमेंट ही टेक्स अदर सिटीजनशिप और द सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री, हिज इंडियन सिटीजनशिप कम्स टू डिजोल्व। क्या हो जाती है? डिजोल्व हो जाती है, नल एंड वॉइड हो जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या कंसेप्ट है? हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, ये हम शुरू से पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक ही नागरिकता है, ना तो हमारी अंदर स्टेट की कोई अलग नागरिकता चाहिए जैसे यूएसए में चाहिए। तो यूएसए में अगर आप फ्लोरिडा के हैं तो आपको वहाँ की नागरिकता चाहिए, नागरिकता भी चाहिए। टेक्सास के हैं तो वहाँ की नागरिकता भी चाहिए, और एज अ होल फेडरल यूएसए की भी आपको नागरिकता चाहिए। यहाँ पे ये बीमारी है नहीं। मैं राजस्थान का हूँ तो मुझे राजस्थान की नागरिकता नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भारत की नागरिकता चाहिए। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और कंसेप्ट है कि आप किसी और देश की सिटीजनशिप भी नहीं ले सकते। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं उसी से संदर्भ रखता है कि आप किसी और देश की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। तो जैसे ही मैंने ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ली, मेरी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो गई। ठीक है, टर्मिनेट हो गई। तो whenever I take a citizenship of some other country, whenever I take citizenship of some other country, my Indian citizenship comes to end, it is dissolved totally। ठीक है, होप आई एम क्लियर। फिर लास्ट आता है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन मतलब वंचित कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है कि भाई आपकी सिटीजनशिप है, आपसे छीन ली, डिप्राइव कर दिया आपको ये चीज। ठीक है, तो सिटीजनशिप ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, अगर किसी ने भारत की नागरिकता ली है फ्रॉड करके, फर्जी दस्तावेज बना के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीओआई नहीं है, जीओआई है, डिसलॉयल्टी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धोखा दिया है। ठीक है, अनलॉफुली ट्रेड विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर, जो वॉर कंट्री है, सपोज हमारा पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है और हमने पाकिस्तान का जाके साथ दे दिया, उसको कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, कोई उनके साथ धंधा व्यापार कर लिया, तो ये सब क्या है? ये सारे केसेस हैं फ्रॉड के। और ये फ्रॉड होते ही क्या हो जाएगा? आपकी जो भी सिटीजनशिप है या आपकी जो सिटीजनशिप है उसको छीन लिया जाएगा। या फिर एक और काम है कि आप आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं फॉर 7 ईयर्स, लगातार पिछले 7 साल से आप किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, फॉर दैट मैटर आप फ्रांस में रह रहे हैं, आप कह रहे हैं पिछले 7 साल से फ्रांस में रह रहे हैं, आप आए ही नहीं है, आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट फ्रांस के ही हैं, तो आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। क्योंकि अब आपका इंडिया आने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मतलब ही नहीं दिख रहा, तो आपको सिटीजनशिप आपसे छीन ली जाएगी। सो दिस वाज लॉस ऑफ सिटीजनशिप। एक्विजिशन आ गया, किस तरीके से हम अक्वायर करेंगे, किस तरीके से हम खोएंगे, दोनों के दोनों हमने पढ़ लिए। अब आता है हमारा लेटेस्ट अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019। अभी तक जो हमने पढ़े वो बीच के जो अमेंडमेंट थे उसके साथ क्या क्रक्स था वो हमने निकाल लिया, फाइनल क्रक्स क्या था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो फाइनल सिटीजनशिप में जो अमेंडमेंट एक्ट आया है, अमेंडमेंट आया है, चेंज आया 2019 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा बवाल वाला था। काफ़ी सारा प्रोटेस्ट हुआ, काफ़ी सारा कम्युनिटी हैंडलिंग हुई, कम्युनिटी को लगा कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्या था क्या नहीं था, किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, बात का पहाड़ कैसे बनाया जाता है, उससे हमारे को लेन देन नहीं है। आपको कंसेप्ट समझना है, आप पढ़ाई में दिमाग ज़्यादा लगाएं क्योंकि आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चर्चाओं गॉसिप वाली बातों में आपको कोई आनंद नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 2019 में, हाँ मतलब इसको कुछ अच्छे तरीके से कर देते प्रेजेंट तो शायद वो लोगों को अच्छा भी लगता, पर आपने गलत टाइम पे गलत तरीके से करा तो इसलिए इसके बवाल भी हुए। एनी विच वे, सरकार, पार्लियामेंट हैज ऑल दी पावर, जो किया है वो आपको मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा। ना मैं इसको बदल सकता हूँ ना आप इसको बदल सकते हो। ठीक है, क्योंकि पावर उनके पास है, सरकार के पास है, पार्लियामेंट के पास है, एंड विथ द ड्यू डिलीजेंट लेजिस्लेटिव प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस सब फॉलो करके उन्होंने ये किया। ठीक है, तो क्या था सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 में कि इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ 6 कम्युनिटीज फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान आर एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप। अब है क्या, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और जो पाकिस्तान है ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, इनकी बॉर्डर्स हमारे यहाँ पे टच होती है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये है इस्लामिक कंट्रीज। इस्लामिक कंट्रीज है मतलब ये एक धर्म को मानने वाली कंट्रीज है, इस धर्म को ही वहाँ पे सर्वोपरि रखा गया है, सेक्युलर नहीं है भारत की तरह, भारत की तरह सेक्युलर नहीं है। यहाँ पे मुसलमान धर्म जो है, मुस्लिम धर्म जो है वो ही सबसे ऊपर है। कंट्री इस्लामिक है, अपना धर्म क्या बताती है, इस्लाम बताती है कि वो कंट्री ही इस्लामिक है, कंट्री का ही धर्म है इस्लाम। ठीक है, तो यहाँ पे ये माना गया कि यहाँ के जो लोग हैं, अब हर कंट्री में परसिक्यूटेड लोग होते हैं, प्रत्याड़ित लोग होते हैं, जो परेशान होते हैं, जिन पे जुर्म डाला जाता है, सदियों से हिस्ट्री से अपन देखते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये माना गया है क्योंकि ये इस्लामिक कंट्रीज हैं, इस्लाम धर्म के लोग या जो मुसलमान हैं उन पे परसिक्यूशन नहीं होता है। जो मेन परसिक्यूशन होता है वो इन 6 कम्युनिटीज पे होता है। ठीक है, कौन सी 6 मेन कम्युनिटीज हैं? हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, पारसीज। ये सारे के सारे आपको भारत देश में मिल जाएंगे। हमारे भारत देश में सारे मिलते हैं, मुसलमान भी मिलते हैं और ये भी मिलते हैं। सेक्युलर है हमारी कंट्री तो कोई भी आके रह सकता है।
लेकिन क्योंकि हमारी यह कंट्री सेक्युलर है और ये कंट्री इस्लाम है, हम ये मानते हैं कि ये इस्लामिक कंट्री है, तो ये इन कम्युनिटीज पे परसिक्यूशन करती है और इस वजह से ये भाग के यहाँ आते हैं। उनकी बात हो रही है, जो लोग वहां से प्रत्यावर्त तोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है ना। और फाइनली ये कैसे होते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं सारे के सारे। अब इसमें कई लोग इस्लाम के भी हैं, कई लोग इस्लाम के भी हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होते होंगे, किसी और कारण से हो रहा हो, धर्म की वजह से ही प्रत्यावर्तन थोड़ी होती है। प्रोसिक्यूशन सिर्फ धर्म की वजह से नहीं होता, बहुत सारी वजह से हो सकता है। तो हो सकता है इन कंट्रीज से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से इस्लाम वाले लोग भी यहाँ आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, जैन भी आते हैं, जो भी कम्युनिटी से सब आते हैं। लेकिन क्योंकि हमने माना है कि ये इस्लामिक कंट्री हैं और पूरी दुनिया को पता है इस्लामिक कंट्री हैं, तो हम ये मानते हैं कि भैया इस्लाम वालों के साथ परसिक्यूशन इनका ये नहीं, इस लेवल पे नहीं होता होगा। तो इन कम्युनिटीज से अगर कोई भी लोग भारत में प्रवेश कर चुके हैं, कोई भी भारत में आ चुके हैं इन कम्युनिटी से, इन 6 कम्युनिटी से, जो कि है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस, ठीक है, ये जो कम्युनिटीज हैं, इनमें से कोई आए हैं, अगर इनमें से कोई आए हैं तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम सिटीजनशिप दे देंगे अगर वो चाहेंगे। मतलब ऑब्वियसली बात है, इस देश में रहना है तो फिर उनको सिटीजनशिप चाहिए होगी। अगर वो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होंगे और उनके सारे दस्तावेज प्रॉपर होंगे, मतलब इलीगल हैं लेकिन बाकी फ्रॉड नहीं है, मतलब वो परसिक्यूटेड ही हैं, वो क्या है, वो परसिक्यूटेड हैं, बाकी वो चोरी करके नहीं आए या देश को बेवकूफ़ बना के नहीं आए, उनकी मजबूरी थी भागना, उनकी मजबूरी थी भागना, वो भाग के भारत में आए हैं और इस 6 कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, 6 कम्युनिटीज़ को, समुदाय को बिलोंग करते हैं, तो उनको भारतीय नागरिकता मिल सकती है आफ्टर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन जरूर होगा कि भैया इसको देनी है नहीं देनी है, वो अलग बात है, बट इन 6 कम्युनिटीज़ को सिटीजनशिप मिल सकती है। वहीं पे अगर कोई मुसलमान होगा या इस्लामिक फॉलोअर होगा तो उसको सिटीजनशिप बिल्कुल नहीं मिलेगी, चाहे वो भी प्रत्यावर्तित होकर आया हो, चाहे वो भी परसिक्यूटेड होकर आया हो, लेकिन हम इसके लिए रूल नहीं बना रहे हैं। अब दिस कैन बी सेक्शनिस्ट, ऐसा हो सकता है आपको कि भैया कहीं लगे आप किसी के साथ भेदभाव कर रहे हो, ये एक व्यू है, फेयर इनफ, ऐसा व्यू हो सकता है। और कई लोगों का मानना ये है, मैं दोनों व्यू पॉइंट दे रहा हूँ आपको, आपको समझ में जो बेहतर लगे, आपकी बुद्धि के अनुसार, आपकी बुद्धि कितनी ग्रो करी हुई है उसके अनुसार आप इस तरीके से ले लो। मैं आपको पढ़ाई के फैक्ट बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको दोनों व्यू पॉइंट बता रहा हूँ। तो कई लोगों को लगा कि भैया इस्लाम के अगेंस्ट है, सेक्शनिस्ट है, आप एक समुदाय के साथ आप अत्याचार कर रहे हो। दूसरों को लगा क्योंकि भैया यार ये इस्लाम कंट्री है, ये अपनी लोगों को तो नहीं मारेंगे, ये अपने लोगों को तो प्रत्यावर्तित नहीं करेंगे, तो फायदे की जरूरत किसको है, एक्चुअल में भलाई किसको जरूरत है, इनकी ही जरूरत है। तो इन्हीं को ये आपको देना चाहिए, इन्हीं को अधिकार देना चाहिए भारतीय नागरिकता का, क्योंकि ये जो आए हैं लोग, ये जो इलीगल माइग्रेशन है इस्लाम धर्म के, ये शायद किसी और पर्सपेक्टिव से आए हो, ये जरूरी नहीं है परसिक्यूशन की वजह से आए हो सकता है इनको वहाँ पे जगह नहीं मिल रही हो, वहाँ पे गरीबी है, तो हम यहाँ पे आके जितना ऑक्यूपाई कर सकते हैं हम कर ले, या कोई और पर्पस हो इनका, ठीक है, ये उनका मानना है। दिस इज दी अदर पॉइंट ऑफ व्यू। अपने को उसमें नहीं पढ़ना कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू सही है या क्या गलत है, अपने को तो क्या करना है, अपने को कंसेप्ट समझना है और अपनी बुद्धि अनुसार ग्रो करना है कि आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। तो ये 6 कम्युनिटीज हैं, जिनमें से ऑल इन ऑल आपको तो वापस क्रक्स पे है, 6 कम्युनिटीज में से ये 6 कम्युनिटीज हैं, अगर वो कहाँ से आई होंगी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हैं, ऑफ दीज 6 कम्युनिटीज, ऑफ दी 6 कम्युनिटीज, और परसिक्यूटेड हैं, तो उनको हम सिटीजनशिप दे देंगे आफ्टर वेरिफिकेशन, दे सकते हैं, ठीक है। वहीं पे इफ द गाय इज फ्रॉम इस्लाम और मुस्लिम कम्युनिटी, तो उसको ये वाला फायदा अवेलेबल नहीं होगा एज पर दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। हो सकता है 5 साल 10 साल बाद जाके इनको भी ये फायदा मिल जाए, सरकार चेंज हो जाए या अलग सोच बन जाए या कुछ भी वेरिफिकेशन में क्या पता पड़े, दैट इज मतलब अ फ्यूचर टॉक, उस पर भी हम बात नहीं कर रहे। आज की तारीख की स्थिति ये है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है जहां पे ये वाला जो प्रोविजन है वो लागू नहीं होता। तो ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, जो आफ्टर सम प्रोटेस्ट, क्योंकि मेन जो इस्लाम भीड़ थी वो इसी एरिया में थी, जो इस्लाम की भीड़ है, मुस्लिम भीड़ है, वो इन एरियाज में, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब बांग्लादेश से एडजेसेंट है, ठीक है। तो इधर से फिर थोड़े से और लीनियंट हो गए, तो यहाँ पे ये प्रोविजन लागू नहीं किया गया क्योंकि लोगों को लगा नहीं, यहाँ पे भी परसिक्यूटेड लोग इस्लाम धर्म के भी हो सकते हैं। एरियाज रेगुलेटेड थ्रू द इनर लाइन परमिट रेजिम, अरुणाचल प्रदेश। अब जो जो चेंजेस आएंगे वो तो इवोल्यूशन के बाद ही पता पड़ेगा, जैसे जैसे ग्रो होगा, जैसे जैसे प्रॉब्लम फेस होंगी, नई प्रॉब्लम, तो हो सकता है वापस चेंज भी लाया जाए। मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर, तो आप जो ईस्टर्न साइड देखोगे वहां पे लागू नहीं किया गया है, बट अगर वेस्टर्न साइड पाकिस्तान की बात करेंगे
तो वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पे पंजाब नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे राजस्थान नहीं लिखा हुआ, ये लागू इधर तो होगा। ये कहाँ लागू नहीं हो रहा मेन आप देखोगे तो बांग्लादेश की तरफ नहीं हो रहा, ये बांग्लादेश की तरफ लागू नहीं हो रहा, वहाँ पे इसको एक्सेप्शन दे दिया है कि ये इधर लागू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस्लाम के लोग भी प्रत्याड़ित हों या परसिक्यूटेड हों, तो दिस कैन बी द रीजन। एनी विच वेज आपको अमेंडमेंट 2019 समझ में आ गया कि इन 6 कम्युनिटीज से अगर परसिक्यूटेड लोग हैं तो उनको हम सिटीजनशिप दे सकते हैं, बट वो मुसलमान नहीं होना चाहिए, वो इस्लाम धर्म का नहीं होना चाहिए। उसके अलावा भी इन कुछ एरियाज में इसको एक्सेप्शन की तरह रखा गया है कि ये जो प्रोविजन है 2019 का, ये यहाँ लागू नहीं हो सकता। क्लियर है बात? सो दिस वाज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, द लेटेस्ट अमेंडमेंट। इसके बाद फर्दर क्या क्या अमेंडमेंट आएंगे वो जीवन में जब जब आएंगे तो उसको मैं आपको कोशिश करूंगा जब भी आएंगे जब बता दूं, अगर मैं अवेलेबल हो पाया तो, नहीं तो आप ट्रैक रख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ये आपका सिटीजनशिप चैप्टर भी खत्म हो गया, नागरिकता भी हो गई, भारत देश बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, ठीक है, फिर यूनियन टेरिटरी हो गया है, फिर आपका सिटीजनशिप भी हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक हम नागरिकता भी भारत बसा दिया है हमने, देश भी बना दिया, संविधान भी बना दिया रूल करने के लिए, और लोग भी आ गए, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे 14 चैप्टर वो पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। इनको अधिकार भी तो देने पड़ेंगे, भारत देश में रह रहे हैं तो इनको अधिकार भी देने पड़ेंगे और फिर आगे गाड़ी अपन ट्रेन लेके चलेंगे। अभी तक के लिए अपन यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर कि भैया आपको क्या क्या आ गया है और जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया है। स्टिल इफ यू हैव सम प्रॉब्लम्स यू कैन कमेंट इट डाउन और यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी एट वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स। आई एम अवेलेबल एट ऑलमोस्ट ऑल प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा नई क्लास में मिलते हैं विद नए कंसेप्ट्स, ठीक है। सी यू इन फंडामेंटल राइट्स। थैंक यू सो मच।